नमस्कार स्वामी जी, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क में। शुभकामना। और स्वामी जी, हम आज करेंगे राजनीतिक चर्चा है, क्योंकि आप ज्यादातर हरियाणा प्रदेश में नहीं, अन्य प्रदेशों में भी राजनीतिक मंच पे देखे जाते हैं। अभी एक वीडियो वायरल हो रही थी पटौदी विधानसभा क्षेत्र की गुड़गांव से। उसमें ये दिखाया जा रहा था कि शायद मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि आपकी तरफ से अभी कंफर्म नहीं है कि आपने कांग्रेस प्रत्याशी को पटौदी विधानसभा क्षेत्र से कोई समर्थन दिया है क्या? ऐसे मेरे प्यारे गणेश जी, एक तो मेरी बहुत बहुत शुभकामना। आपका प्यारा सा ये NINN चैनल, जो अपने आप में एक बहुत सम्मानित चैनल हमारे सामने है और जिसके संचालक आप हैं, वाणी जी हैं, प्रभु कृपा करें। आपने जो सवाल अभी किया है, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो, हम भारत के रहने वाले लोग हैं और भारत एक मेरे पूरी दुनिया का बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है और एक लोकतांत्रिक प्रणाली, बड़ी स्वस्थ प्रणाली मेरे देश की है। दुनिया में ठीक है कि बहुत सारे देश हैं, 205 से ज़्यादा देश हैं और कुछ देश ऐसे हैं जहाँ की लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, जिसमें सबसे बड़ा लोकतंत्र मेरे भारत का है। सबसे ज़्यादा वोटर यहाँ पर हैं। क्योंकि आपने बात ऐसी शुरू की है कि आज राजनीतिक चर्चा करेंगे, वैसे मेरा मुख्य रूप से सारा जीवन एक सामाजिक है, पर जो चर्चा आप करने वाले हैं गुरेज, उसमें मुझे कुछ नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं, भारत के गीतों को गाता हूं और भारत लोकतांत्रिक प्रणाली से चलने वाला अगर देश है और यहां पर मेरा राष्ट्र, मेरा देश, इसके लिए कोई बात अगर किसी मंच पर करनी पड़े तो स्वामी धर्मदेव उसमें कैसे पीछे रह सकता है। और खास तौर पर मैं शुरुआत करते हुए इस बात को कहना चाहता हूं कि लोकतांत्रिक प्रणाली है और इसमें लोगों के द्वारा चुन करके नेता आते हैं। कभी राजतंत्र था कि राजा होता था, राजा का बेटा फिर राजा बनता था, उसका बेटा राजा बनता था, उसका बेटा राजा बनता था, वो परंपरा थी, उसको राजतंत्र कहते थे। लेकिन जब से ये लोकतंत्र हुआ, देश आजाद हुआ 1947 में और उसके बाद हमारा अपना संविधान बना 1950 में, वो लागू हुआ, लोकतांत्रिक प्रणाली मेरे देश में शुरू हुई। यहां चुनाव होता है, लोग चुनते हैं, चुन करके नेता आते हैं, आकर के नीचे से लेकर के, पंचायत से लेकर के, विधानसभा से लेकर के लोकसभा तक, राज्यसभा है, वो फिर समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो मेरा एक ये प्रमुखता से कहना रहता है कि एक तो लोगों के द्वारा अच्छे नेताओं का चुनाव होना चाहिए। चुनाव करें, मताधिकार का प्रयोग करें, वो हर व्यक्ति को करना चाहिए, वो हमारा अधिकार है, उसका प्रयोग निश्चित रूप से करना चाहिए। और उसके बाद यह भी मेरा आग्रह रहता है कि अच्छी भावना वाले, अच्छी छवि वाले ऐसे नेता यदि चुन के आएंगे जिन्होंने समाज का, लोगों का, जनता का प्रतिनिधित्व करना है, विधानसभा में करना है, लोकसभा में करना है, वहां हमारी आवाज को उठाना है, वो भ्रष्टाचारी नहीं होना चाहिए, वो पूरी तरह से अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए, महत्वाकांक्षी और स्वार्थी नहीं होना चाहिए, एक समाज सेवक होना चाहिए, राष्ट्रभक्त होना चाहिए, जिसके दिल में तड़फ हो कि मुझे जन जन की सेवा करनी है, स्वयं दुख उठा करके दूसरों को सुख पहुंचाने वाली भावना होनी चाहिए। ऐसे नेता चुन के आने चाहिए। लेकिन ये तुमने भूमिका में कहा, लेकिन जो सवाल आपका था मेरे प्यारे, ये ठीक है कि इस समय हमारे हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। आज मैं आपके साथ बैठा हूं, आपका प्यारा सा चैनल मेरे सामने है, उससे बात कर रहा हूं, डायरेक्ट सीधी बात कर रहा हूं। और ये चुनाव बिल्कुल आ गया है, 5 अक्टूबर को चुनाव है और आज जो है सितंबर अब जा रहा है, आज 27 तारीख हो गई है सितंबर की, यानी अगले हफ्ते चुनाव है जी। तो बड़ा स्वाभाविक सा है। देखो मेरे प्यारे, मैंने बताया कि मेरा आध्यात्मिक जीवन, एक सन्यासी हूं, आपको दिखाई दे रहा हूं, आप मुझे जानते भी हो पहले से, 47 वर्षों से इसी लाइन में हूं। लेकिन शायद मेरी धमनियों में दौड़ने वाला खून मां के दूध की धाराओं के साथ जो प्राप्त हुआ है, मेरे जीवन में राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र सेवा और राष्ट्र का सम्मान कैसे आगे बढ़े, वो मेरी धमनियों में, मेरे खून में, मेरे प्रवाह में कूट कूट के भरा हुआ है। इसलिए मैं देश की बात जरूर करता हूं, चाहे देश में हूं या विदेश में हूं, कहीं भी हूं, मैं अपने भारत की बात जरूर करता हूं। तभी मैंने पहले भी कहा कि भारत का रहने वाला हूं, दुनिया में भी कहीं जाता हूं तो वहां इस पंक्ति को दोहराता हूं कि भारत के गीत सुनाता हूं, भारत की बातों को गाता हूं, ये मेरा स्वभाव है। तो इसलिए मैं आज कहना चाहता हूं कि ठीक है, लोकतांत्रिक प्रणाली में चुनाव होते हैं, अभी भारत के भी, यानी हमारे केंद्र के भी चुनाव पीछे संपन्न हो चुके हैं मई में, जून में रिजल्ट आया और इस समय अक्टूबर में, 5 अक्टूबर को हमारी हरियाणा विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। और बड़ा स्वाभाविक सा है कि हमारा एक सामाजिक जीवन भी है,
पटौदी में संस्था चल रही है, देश में और कई संस्थाएं चल रही हैं, हम जन जन से जुड़े हुए लोग हैं, तो बड़ा स्वाभाविक सा होता है कि जब बहुत सारे लोग जुड़े रहते हैं कहीं पर, तो नेता लोग भी वहां पर आते हैं। जब चुनाव का समय आता है तो कम से कम वो आते हैं एक उम्मीद लेके आते हैं कि मान लिया स्वामी जी हैं या मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं कि अगर उनके साथ कहीं 100, कहीं 50, कहीं 500, कहीं 1000, कहीं 5000, कहीं 20,000, कहीं 50,000, कहीं 1 लाख या 5 लाख या 10 लाख, अगर मैं हरियाणा की बात करूं, भाई लोग जुड़े हुए हैं, तो जिसके साथ जितने ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं उसके पास उतने ज्यादा नेता जाते हैं और उम्मीद रखते हैं कि भाई इनका किसी तरह से आशीर्वाद मिल जाए तो हमें उसका लाभ हो जाएगा। उनका सोचना स्वाभाविक भी है और ठीक भी है। रही बात दूसरी कि आपका जो सवाल था, एक जैसे किसी रग पर कोई हाथ रखता है, आपने वो रखा। कल ठीक है पटौदी में मैं था और मैं बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं एक राष्ट्रवादी हूं, तो जो राष्ट्रवाद को लेकर के चलती है पार्टी या नेता, मैं उसका समर्थन करता हूं। जो राष्ट्र का गौरव बढ़ाता है, राष्ट्र का सम्मान बढ़ाता है, राष्ट्र के गीतों को गाता है, भारत माता की जय बोलता है, गीता गंगा गायत्री उनका सम्मान करता है, गाय का सम्मान करता है, मेरा तिरंगा अंतरिक्ष में लहराता रहे, ये फहराता रहे और भारत की गौरव गाथा को पूरी दुनिया के लोग गाते रहें, और उसके लिए जो प्रयास करता है, उसके लिए जो कोशिश करता है, जो मेरे देश के सम्मान को बढ़ाता है, इसकी गौरव गाथा को दिग दिगंत तक पहुंचाता है, मुझे वो व्यक्ति प्यारा लगता है और उससे जुड़ी प्यारी पार्टी भी फिर लगती है, तो मैं करता हूं उसका समर्थन। कौन सी पार्टी? अब उसमें अगर मैं आज के दिन में कहूं तो वर्तमान समय में अगर मैं देश की बात करता हूं, मेरे देश के जिनको मैं यशस्वी प्रधानमंत्री कहता हूं वो नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद निश्चित रूप से और बेबाक होकर के मैं कहना चाहता हूं, मेरे देश का सम्मान जो बढ़ा है ये पूरा भारत जानता है और दुनिया के लोग तो जानते ही जानते हैं। अभी भी अमेरिका में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी होके आए तो क्या वहां पर मोदी 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 मोदी, और उससे पहले भी कई बार ये दुनिया के दूसरे देशों में भी हो चुका है। दुनिया के देशों में तो सम्मान बढ़ रहा है, लेकिन हम बात भारत की करेंगे, भारत की उन्नति। पटौदी की बात भूल रहे हैं। पटौदी में आपने कांग्रेस को भारत की या नहीं दिया? मैं उसका कह देता हूं, बिल्कुल उसी पे बस केवल 10 सेकंड में वहीं पर आ रहा हूं। भारत की उन्नति, भारत का विकास, भारत की प्रगति सबके सामने है। हमारा सनातन, हमारी वैदिक परंपराएं, भारत की जो परंपराएं, भारत की संस्कृति, उसका सम्मान दिगदिगंत में है, तो मैं उनका सम्मान करता हूं। वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं इसलिए उसका सम्मान करता हूं। और इस समय जो आपने कहा कि चुनाव हो रहे हैं हरियाणा में और उसमें पटौदी, क्योंकि ये ठीक है कि अभी भी मैं एक फकीर को कह रहा था कि फकीरों से तुम मत पूछो ठिकाना उनके रहने का, जहां आसन जमा बैठे वहीं समझो मकान उनका। हम तो सार्वभौम है, सारी पृथ्वी हमारी है, सारा जहां हमारा है, लेकिन आधार कार्ड कहीं का तो होता है। मेरा आधार कार्ड पटौदी का है और पटौदी का है, तो मैं पटौदी का वासी हूं, मुझे गर्व है। मेरी पटौदी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, गुरुग्राम बहुत बढ़िया, फिर हमारा हरियाणा जिस पर हमें गर्व है, देश पर तो गौरव है ही है। अब चुनाव हो रहा है तो पटौदी भी हमारी एक विधानसभा है। कल क्या हुआ कि मैं पटौदी में था तो वहां बड़ा स्वाभाविक है, जैसे मैं पहले कह चुका हूं, कोई भी पार्टी का व्यक्ति, हम सन्यासी है ना, तो एक ठिकाना है, आश्रम है और सामाजिक संस्था है, सार्वजनिक संस्था है, वहां कोई भी आ सकता है। ये ठीक है कि मैं बीजेपी का समर्थक हूं, उस विचारधारा का समर्थक हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वहां कोई आ नहीं सकता है। ये वहां बोर्ड कभी नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो सामाजिक संस्था भी है, वहां कोई भी आ सकता है, अच्छा भी आ सकता है, बुरा भी आ सकता है। आएगा अच्छा होगा, बुरे को सुधारने का प्रयास करेंगे। और कल की बात जहां तक है, कल मैं पटौदी में था तो पर्ल चौधरी हमारे पटौदी से, वो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं जी, वो भी मुझे मिलने के लिए आई। तो मिलने के लिए वहां जो भी आएगा मैं उसको प्रसाद भी दूंगा, आशीर्वाद भी दूंगा। तो उस नाते से वो मिली हैं, बैठी हैं, बड़ी हमारी, तो कोई भी मिलेगा तो उससे हम बड़ी मधुरता से वार्ता करते हैं, बातचीत की। जहां तक समर्थन की बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई अगर ऐसा कहता है कि स्वामी जी ने कांग्रेस को समर्थन दिया है, नहीं मेरे प्यारे, जब मैं कह चुका हूं कि एक विचारधारा का समर्थक मैं हूं और विचारधारा को लेकर के चलने वाली भारत की, वो इस समय भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता का प्रत्याशी जो भी होगा, जो कि हमारे पटौदी में बिमला चौधरी हैं, बिमला चौधरी का पूरा समर्थन है मेरा। मैं बिल्कुल खुल्लम खुला कह रहा हूं कि बिमला चौधरी हमारे पटौदी से, और ये भी कह रहा हूं आज आपके चैनल के माध्यम से कि वो विजयी भी होंगी, वो जीतेंगी भी सही। तो अब बात स्वामी जी फिर मैं आपके बीच में थोड़ा बात काट रहा हूं। बिमला चौधरी 5 वर्ष पहले भी एमएलए थी, कितने बार आपके आश्रम में, कितने बार आपसे आशीर्वाद लेने पहुंचे थी? ऐसे है कि 5 बार पहले भी रही, तब भी हमने उसका समर्थन किया था। आशीर्वाद उस समय समर्थन भी किया था, आशीर्वाद भी दिया था, विजयी भी हुई थी, 5 साल एमएलए रही, बाद में चाहे 19 में टिकट नहीं मिली, बात दूसरी है।
लेकिन उसके बाद हमारे जरावता जी रहे, उन्होंने भी बहुत अच्छा कार्य संभाला, वो भी हमसे आशीर्वाद लेते रहे। बिमला जी का जहां तक आपका कहना है, आश्रम में समय समय पर उन 5 वर्षों के दौरान वो आती रहीं और उसके बाद भी यदा कदा आश्रम में आई, अन्यथा कार्यक्रमों में, क्योंकि मैं आश्रम में खुद ही कम रहता हूं, तो मैं सामाजिक जीवन है, समाज में रहता हूं, कार्यक्रमों में रहता हूं, सभाओं में रहता हूं, तो वो स्थान स्थान पर कार्यक्रमों में मुझे मिलती रही हैं। ऐसा थोड़ी ना कि हमारा उनका नाता के समाप्त हो गया, तो फिर एक तो भारतीय जनता पार्टी की तो है ही है, तो उस नाते से भी जुड़ाव और लगाव स्वाभाविक हो जाता है। और बाकी जहां तक उनका अपना स्वभाव है, उनकी अपनी भावना है, वो भी हमसे जुड़ी हुई है, वो हमसे कहीं अलग ना तो पहले हुई हैं ना आज हैं, और आगे भगवान कृपा करेंगे उनकी जैसी भावना रहेगी। लेकिन हमारे दिल में तो उनके प्रति सम्मान कल भी था और आज भी है। अशिक्षित है, पूरी शिक्षित नहीं है क्या? हरियाणा की विधानसभा में जैसे पंचायतों में सरकार ने कह दिया कि 10वीं पास हो, क्या हरियाणा विधानसभा में भी ऐसा नहीं हो सकता कि जो शिक्षित है उन्हीं को टिकट दी जाए या उन्हीं को बैठाया जाए? ऐसे मेरे प्यारे, फिर आप इसे पटौदी से मत जोड़ना। अगर हरियाणा विधानसभा की बात कर रहे हो तो हरियाणा विधानसभा में, भारत की लोकसभा में, किसी भी ऐसी संस्था में जो चुन करके आने वाले लोग हैं, ठीक है, वो शिक्षित होने चाहिए। लेकिन इसके साथ कहीं ये बात फिर बिमला जी से जुड़ जाए, मैं बड़े क्लियर करना चाहता हूं कि शिक्षा के साथ संस्कार जरूरी होते हैं कि शिक्षित हो। लेकिन अगर किसी वजह से कोई शिक्षा अर्जित नहीं कर सका, यानी कोई विद्यालय में नहीं जा सका, स्कूल कॉलेज में नहीं जा सका, कोई प्रमाण पत्र, कोई सर्टिफिकेट, कोई डिग्री नहीं ले सका, तो इसका मतलब हम ये ना समझें कि उसके संस्कार नहीं है। बहुत सारे लोगों का जीवन हमने ऐसे देखा है कि जिन्होंने विद्यालय का मुंह तक नहीं देखा था, लेकिन उनके अंदर राष्ट्रभक्ति भी थी, उनके अंदर संस्कार भी थे, और उनके अंदर देशभक्ति भी थी, देश प्रेम भी था, और जिसकी वजह से आज भी मेरे भारत के इतिहास में बहुत सारे लोग हैं कि जिनका परचम लहराता है, जिन्होंने शायद हस्ताक्षर करना भी जिनको नहीं आते थे। तो इसलिए उसको हम पूरी तरह से हम नहीं कह सकते कि शिक्षित होना जरूरी है तो संस्कार संपन्न होना जरूरी है तो अच्छे विचार संपन्न होना जरूरी है, वो जरूरी है। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि शिक्षा हासिल कर लेते हैं, गणेश जी मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, शिक्षा हासिल कर लेते हैं, बड़ी बड़ी पढ़ाइयां कर लेते हैं, या यूं कहूं कि बड़ी बड़ी डिग्रियां, यानी पीएचडी कर ली, डीलिट कर ली, साहब बड़ी बड़ी उपाधियां ले लेते हैं, और उसके बाद भी उनके जीवन का स्तर गिरा हुआ होता है। जैसे इससे बड़ा एग्जांपल क्या होगा कि रावण के पास जिसको 4 वेद कंठस्थ थे बताते हैं, और बड़ा अपने आप में विद्वान कहलाता था, लेकिन वो विद्वत्ता भी किस काम की रहेगी जो दूसरों की नारी पर बुरी नजर रखता है, उसका अपहरण करता है, उसका जीवन का स्तर गिरा हुआ, तो उसने कौन से सम्मान को जीवन में प्राप्त कर लिया है। तो इसलिए शिक्षा ठीक है, जरूरी है, होनी चाहिए, जीवन का अभिन्न अंग हम इसे मान के चलें। लेकिन ये हम मान के ये भी ना चलें कि किसी ने अगर शिक्षा अर्जित नहीं की तो वो बिल्कुल नगण्य है, उसकी गिनती नहीं हो सकती, वो भी आ सकता है, वो भी कार्य कर सकता है, वो भी सम्मानित हो सकता है। तो इसलिए मेरा जवाब पूरी तरह से ये, शिक्षा होनी चाहिए। लोकसभा में, विधानसभा में जाने वाले प्रतिनिधि पढ़े लिखे होने चाहिए, ताकि उनको किसी की एप्लीकेशन आती है, प्रार्थना पत्र आता है, उसको देखना होता है या फाइल के साथ चलना होता है, काम करने होते हैं, क्योंकि ये बड़ा एक हमारा यहां पर जीवन जो है कर्तव्य क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में होता है। हमें काम करना होता है, जन सेवा करनी होती है, लोगों के लिए हमें कार्य करने होते हैं, ऑफिस में जाना होता है, कार्य करवाने होते हैं, एप्लीकेशन को पढ़ना होता है। मैं आज भी देखता हूं कि हमारे आदरणीय श्रीमान, इनसे पूर्व नायब साहब सैनी जी से पूर्व मुख्यमंत्री रहे, मेरे बहुत प्रिय और आदरणीय हैं श्रीमान श्री मनोहर लाल खट्टर जी, मैंने इनको अक्सर देखा, मतलब हिंदी की, अंग्रेजी की कोई भी अगर एप्लीकेशन, यहां तक कि कोई कोर्ट का केस भी रहा, मेरे नॉलेज में भी आया और मुझे भी उनको देना पड़ा कि इसके बारे में थोड़ा बात करनी है, तो वो उस कागज को पढ़ते थे, अंग्रेजी वाले को, हिंदी वाले को। ये मैंने पहली बार देखा किसी नेता को जीवन में, नहीं तो आमतौर पर नेता कई बार पूरे कागज को पढ़ नहीं पाते। ये श्रीमान श्री मनोहर लाल खट्टर जी के जीवन को देखा कि वो कागज को एक बार तो पूरा पढ़ते थे, और पढ़ने के बाद फिर मतलब डिप्टी कमिश्नर को फोन करना है, कमिश्नर को करना है, तो उनको ये भी बताते थे भैया मैंने इसमें पढ़ा है, ये इसमें लिखा हुआ है। तो पढ़ा लिखा होना अपने आप में कोई अगर नेता होता है तो अच्छा होता है, ताकि उसको जानकारी तो मिले कि मैटर है क्या मेरे सामने, कि वो फसाराम और फुसाराम वाली बात कहीं ना हो जाए। तो ये होना चाहिए। लेकिन फिर उसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये बिल्कुल अत्यंत अनिवार्य भी नहीं है कि पढ़ा लिखा ही होना चाहिए, मतलब मेरा ये है कि वो संस्कार संपन्न होना चाहिए, देश प्रेमी होना चाहिए, जन सेवक होना चाहिए। फिर चाहे वो पढ़ा लिखा नहीं भी है तो अपनी भावना को लेकर के, हमारे बुजुर्ग ये भी कहते थे कि पढ़ा लिखा नहीं भी तो गुणा होना चाहिए, यानी उसके अंदर जो है ऐसे भावनाएं पूरी तरह से प्रबल बन जानी चाहिए, गुण होने चाहिए। और गुणिश गुणा पूजा स्थानम न च लिंगम न च वया, हमारा शास्त्र भी कहता है कि गुणियों में बैठकर तो गुणों का ही सम्मान होता है, ना तो वहां आयु को देखा जाता है, ना डिग्रियों को देखा जाता है, ना जाति परंपराओं को देखा जाता है। स्वामी जी, आपने कहा कि संत सभी के होते हैं, लेकिन आप भाजपा के क्यों? मैंने बताया ना
कि ऐसा नहीं है कि मैं पूरी तरह से कांग्रेस का विरोधी हूं, मैं विरोधी किसी का भी नहीं हूं, लेकिन जहां पर अच्छे काम करने वाले, अच्छे भावों को लेकर चलने वाले, अच्छे संकल्पों को लेकर चलने वाले, राष्ट्र का उत्थान करने वाले, सनातन की परंपराओं को बढ़ाने वाले, देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाले लोग हैं, जिसमें उन लोगों की अधिकता है, तो मैं उसका समर्थक हूं। लेकिन विरोध मेरा कहीं नहीं है। मतलब यह है कि कोई भी पार्टी हो, विरोध कहीं नहीं है। अगर उनकी विचारधारा में कहीं कोई कमी होगी तो मेरा विरोध होगा, तो उस चीज का होगा। मैं उन व्यक्ति से जैसे अब बताया ना, परल चौधरी कलाई, कोई बता दे कि जरा सा भी मैंने कोई निरादर की बात कही हो। कोई भी आएगा, कोई भी आएगा, किसी पार्टी का आएगा, उसको सम्मान मिलेगा, चाय पिलाएंगे, आशीर्वाद देंगे, बिठाएंगे और बड़े सम्मान से उसको भेजेंगे। लेकिन उसको आगाह कर देंगे कि भैया आपकी पार्टी में अगर आप हैं तो आप भी, कल मैंने परल जी को भी कहा कि आप इस पार्टी में हैं तो आप मेरा पूरा वीडियो जब सुनेंगे उसमें आपको दिखाई देगा। मैंने उनसे भी कहा कि भाई आप लोगों को भी ये भाव हमेशा लेके चलना चाहिए कि हम कहीं संकुचित ना हो जाएं, कि भाई हम कहीं तुष्टीकरणवादी हो जाएं। एक संप्रदाय को लेकर चलना है, हमें सबको लेकर चलना है, हिंदू को लेकर चलना है तो मुसलमान को लेकर चलना है। लेकिन हाँ, आज मैं एक बात बड़ी क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर कोई, कई बार क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी को या हम जैसे लोगों को भी लोग हिंदू मुसलमान से भी जोड़ लेते हैं, बिल्कुल, तो उसमें जोड़ भी रखा है, उसमें भी क्लियर करना चाहता हूं, कभी भी ऐसा नहीं होता। हम मानवतावादी हैं, मानवता के पुजारी हैं। हम तो ये कहते हैं कि अगर कोई राष्ट्र द्रोही व्यक्ति है, वो हिंदू भी क्यों ना हो, उसका सम्मान नहीं हो सकता। और राष्ट्र का सम्मान करने वाला है, फिर वो अब्दुल कलाम क्यों ना हो, उसको सलाम होगा, उसका सम्मान होगा। तो इसलिए हर व्यक्ति से, जो नागरिक मेरे भारत का है, वो राष्ट्रभक्त होना चाहिए, राष्ट्रद्रोही नहीं होना चाहिए। द्रोही कोई भी होगा, किसी जाति मजहब को होगा, उसका सम्मान नहीं हो सकता है। इसलिए जो आपने सवाल किया था कि स्वामी जी बाकी पार्टियों का कोई निरादर नहीं है, लेकिन जहां उनके हम देखते हैं, उनकी विचारधारा देखते हैं, उनकी मैनिफेस्टो में हम कुछ चीजें देखते हैं, तो उससे हमें लगता है यार ये विवेकशील नहीं है, ये सोच समझ के नहीं चल रहे कि कल क्या होगा, कि भविष्य को भी लेके चलना चाहिए। एक मैं ये भी कहना चाहता हूं, कई बार ये कह देते हैं लुटाने की बात कि साहब ये दे देंगे, ये दे देंगे, ये दे देंगे। भैया चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस वाले हों, चाहे वो इनेलो वाले हों, चाहे वो जजपा वाले हों, चाहे वो अन्य किसी पार्टी वाले हों, मैं सबसे कहना चाहता हूं ये मुफ्त में, या खास तौर पर केजरीवाल वाले हों, हैं, उन लोगों से कहना चाहता हूं, लोगों की ये आदत मत डालो। मेरे भारत के वासी भी सुने, मेरे भारत के नागरिक भी सुने कि मुफ्त का खाना कहीं अच्छा नहीं होता है। परिश्रम करके, पुरुषार्थ करके कमाओ। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बड़ी अद्भुत बात कहना चाहता हूं। मेरे ख्याल से ABCD सबने आजकल पढ़ी हुई है, लेकिन उससे पहले और शायद आज भी पढ़ते हैं। हमारे जमाने में तो पहले वही पढ़ाया जाता था। पहले होता है कै खे गै घे, ये पहले पढ़ाया जाता था। तो अगर किसी ने कै खे गै पढ़ाया तो मैं उससे कहना चाहता हूं, कभी गंभीरता से यहां पर रुकें और ध्यान दें। कै से शुरू होता है, खे से आगे बढ़ता है। कै से मतलब कमाना, खे से कमा के खाना। पहले कमाओ, पहले कै है, बाद में खे है, कमा के खाना चाहिए। अरे मुफ्तखोर नहीं होना चाहिए। कई लोगों की आदत हो जाती है, आदतें जो नेता लोग खराब करते हैं, मैं उनका विरोधी हूं। वो कोई पार्टी का है, किसी पार्टी का है, मैं इस पक्ष का नहीं हूं। ठीक है, जो जरूरी है, जो गरीब है, जो जरूरतमंद है, उसका सहयोग हमें करना चाहिए। खासतौर पर जैसे हमारा किसान होता है, मेरा भी किसान के परिवार का जन्म है। किसान का परिवार पूरा का पूरा मेहनत करता है, खेत खलियान में पूरा परिवार लगता है, तब उनको घर के दाने बच पाते हैं, नहीं तो किसान के पास कुछ नहीं बचता है। मैं तो आज कहना चाहता हूं, किसान है, मेहनत कश है, खून पसीना बहा करके रोटी खाता है, कमाता है, उसका भरपूर सहयोग होना चाहिए। उसके बाद शिक्षक है। अब शिक्षक की भी कोई ऊपर से ऐसी लंबी चौड़ी कमाई नहीं होती, जो हमारे जीवन का निर्माण करता है, हमको शिक्षा देता है, अक्षर ज्ञान देता है। खाली तनख्वाह से काम नहीं चलता, उसकी तनख्वाह दे भी से तो थोड़ा बढ़ा करके दें, कुछ ऐसे उनको बोनस दें। शिक्षक का भी सम्मान होना चाहिए। और तीसरा सैनिक जो है सरहदों पर रहता है, मतलब पता नहीं गोली कहां से आ जाए, अपनी जान को हथेली पर रख करके चलता है, उस सैनिक का भी पूरा सम्मान होना चाहिए और उसको भी खुल करके सहयोग करना चाहिए। यानी ऐसे कुछ लोग हैं। और उसके बाद किसी भी जाति में, अब ये जातिवाद का भी मैं ज्यादा पक्षधर नहीं हूं। ठीक है, कुछ जातियां ऐसी जो बहुत पिछड़ी हुई थी, एक समय था, उनमें भी कुछ लोग आगे बढ़े हैं। आज भी कुछ हैं जातियां ऐसी, लेकिन मेरे विचार से सबसे अगर कोई है जाति, वो है आर्थिक स्थिति से कमजोर। उसे भी अपने आप में एक जाति समझ लेना चाहिए। वो ब्राह्मण भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है, शूद्र भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। भी निर्धन होता है, गरीब होता है। आर्थिक रूप से जो कमजोर है, सबसे ज्यादा उसके बारे में सोचना चाहिए। स्वामी जी, मैं एक बार आपने JJP की भी बात की है, अग्निवीर को भी लेके बात कर लेते हैं। हरियाणा में आप बीजेपी से भी जुड़े हो, पूरे देश में जुड़े हुए हो, लेकिन कहां कमी रही हरियाणा में? JJP की तरफ से कमी रही या बीजेपी की तरफ से कमी रही, जिससे लोग नाराज हैं?
ऐसे मेरे प्यारे कि मैं समझता हूं कि कुछ चीजें कई बार समझने में कमी हो जाती है या फिर समझाने में कमी रह जाती है। ये दो चीजें होती हैं। अब जहां तक हमारे यहाँ योजना आई, अग्निवीर की योजना आई, बड़ा उसको उठाया गया, खास तौर पर कांग्रेसियों ने उछाला, लोकसभा तक में ये बात उछली है। तो मैं बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूं, जरा सा गंभीर होकर के क्या मेरे भारत का कोई नागरिक सोचेगा? नहीं, उसको सोचना चाहिए। आज युद्ध चल रहा है इजराइल का, और इजराइल का आज छोटा सा देश जिसकी 1 करोड़ भी जनसंख्या नहीं है, 70-80 लाख जिसकी केवल जनसंख्या है, साहब क्या टक्कर ले रहा है वहां पर वो, चाहे वो लेबनान हो, चाहे वो ईरान हो, और प्रोक्सी और साहब हिजबुल्ला, और साहब उनसे टक्कर ले रहा है जबरदस्त वो। और छोटा सा देश है वो। वहां पर क्या है कि उन्होंने हर नागरिक को, एक तो देश प्रेम की भावना उनके अंदर है, वहां पर रहने वाला हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी है, अगर इजराइल में ईसाई खासतौर पर वहां पर वो क्या नाम है, यहूदी खासतौर पर, यही लोग वहां पर हैं, तो वो लोग तो हैं, बाकी और भी कोई है, लेकिन उनके अंदर सबसे पहले देशभक्ति है, राष्ट्र प्रेम है। तो वो उन हर बच्चे को पहले वहां पर उन्होंने अस्त्र उठाना, बंदूक उठाना, हथियार चलाना वो सिखाया हुआ है। शायद मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ी ताकत है कि आज इजराइल भी जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमारे मोदी जी की सोच क्या थी? मोदी जी की सोच ये थी कि अगर ये 4 साल तक ये बच्चे एक बार सेना में रहेंगे तो कम से कम हर घर में कोई ना कोई जवान तैयार हो जाएगा। लेकिन 4 साल के लिए मैं आगे बता रहा हूं कि 4 साल अगर रहेंगे तो हर घर में कोई ना कोई जवान तैयार हो जाएगा, और उसके बाद कोई ये तो है नहीं कि 4 साल के बाद नकारा हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। मेरा ये मानना है, आज मेरी अगर बात को सुन रहे लोग, तो मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि 4 साल तक उसमें रहने के बाद जो लोगों का उसके ऊपर विश्वास होगा, क्योंकि हम भारत में रहते हैं, हम देखते हैं कि सेना में अगर कुछ समय भी व्यक्ति रह आता है तो वहां पर सबसे बड़ा तो उसे अनुशासन सिखाया जाता है, उसे देश प्रेम सिखाया जाता है, उसे कर्तव्य निष्ठा सिखाई जाती है, कर्तव्य पालन सिखाया जाता है, अच्छा काम करना सिखाया जाता है, अच्छे विचार उसको दिए जाते हैं। तो ये 4 साल के अंदर जब उसके अंदर भर जाएंगे तो अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से चला सकेगा, अपने परिवार को चला सकेगा, काम कहीं ना कहीं करेगा। बल्कि हमारी हरियाणा सरकार ने तो कह दिया है, वर्तमान जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नायब सिंह सैनी जी की सरकार है, इन्होंने तो कह दिया कि कोई भी अग्निवीर ऐसा नहीं होगा जो खाली रहेगा। हर एक अग्निवीर को या तो सेना में 25% जाएंगे, बाकी जो बचेंगे उनको भी सबको नौकरियां दी जाएगी, एक बात। और दूसरी बात जो मैं क्लियर करना चाहता था अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए, वो ये कि 4 साल भी अगर सेना में रह के आएंगे तो उसके बाद कोई भी व्यक्ति जब अपने यहां किसी व्यक्ति को काम पर रखना चाहेगा, चाहे उसने गार्ड रखना है, चाहे उसने मैनेजर रखना है, जब उसे यह पता लगेगा इस व्यक्ति ने सेना में काम किया हुआ है, मुझे लगता है कि वो काम करवाने वाला व्यक्ति, नौकरी देने वाला व्यक्ति, अपनी फैक्ट्री कंपनी में लगाने वाला व्यक्ति, वो भी सबसे पहले उसी को प्रायोरिटी देगा, क्योंकि यार ईमानदार होगा, ये कर्तव्यनिष्ठ होगा, क्योंकि 4 साल सेना में रह के आया है। बड़ा एक उसके ऊपर विश्वास होगा नौकरी देने वाले का, सबसे पहले नौकरी उसी को मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर में भी, सरकारी तो देंगे आप। ऐसा क्यों किया? क्योंकि पहले भी भर्ती होते रहते हैं और 18-15 साल बाद वो रिटायर होके आते हैं, अच्छे खुश रहते हैं, लेकिन इस समय बच्चों में उत्साह नहीं है फौज में जाने का। उनको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा उसकी ओर। अगर मान लिया कुछ लोगों को लगी भी हैं कमियां तो उसको सुधार भी रहे। जैसे अब 10% तो रिजर्वेशन ही कर दिए कि भाई वो तो पक्का हो गया ना, रिजर्वेशन होगी, 10% तो उनको अग्निवीरों को नौकरी मिलेगी, लेकिन उनको बहकाया और भड़काया ज्यादा गया है, दूसरे वालों को दिया, समझाने का प्रयास किसी ने किया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जितना समझाने का प्रयास किया और दूसरे वाले भड़काने वाले ज्यादा हावी हो गए। कारण यह बना है, ऐसा नहीं है, कहीं कोई नुकसान में जाने वाला नहीं है, किसी की हानि नहीं होने वाली है, किसी का भविष्य धूमिल नहीं होने वाला है। आज मैं कहना चाहता हूं इस NINN के माध्यम से, बल्कि उनका भविष्य बहुत उज्जवल। आने वाले टाइम में आप देखना 10 साल के बाद गणेश जी लोग याद करेंगे, अरे यार अग्निवीर में चले जाते तो हमारी नौकरी वहां भी जल्दी लग जाती। इंटरव्यू देने जाएगा कहीं, अगर अग्निवीर वाला नहीं है तो हो सकता है वो पीछे रह जाएगा। कोई अग्निवीर वाला आएगा तो कहीं किसी कंपनी में जाएगा, उसको प्राथमिकता के आधार पर वो सर्विस में ले लेगा बंदा, और जो नहीं गया है उसको पछताना पड़ेगा। ये देख लेना 5, 7, 10 साल के बाद लोग याद करेंगे। आपके शिष्य रहे मनोहर लाल खट्टर जी, केंद्र में मंत्री हैं, JGP की सरकार के गठबंधन के साथ सरकार चलाई, कहाँ कमी रही? ऐसे मेरे ख्याल सरकार जो चली है अपने आप में ठीक है, एक समय था उनका और ज़रूरत भी थी, आवश्यकता थी, क्योंकि 2019 में 40 सीटें रह गई थी, तो आवश्यकता थी एक सहयोगी साथी की। उन्होंने सहयोग लिया, साथ लिया, और 4.5 साल तक उन्होंने, ऐसा नहीं है, मिलजुल करके काम किया, अच्छा काम किया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि रह जाती है, या कुछ लोगों की किसी वजह से नाराज़गी हो जाती है, या मन मुटाव हो जाते हैं, कोई कारण बन जाते हैं। अब वो उनके सामने नहीं बोल पाए, वो तो शराब घोटाला आपने काफी देखा,
कोरोना है ना। समय में शराब घोटाला आपके ही मंत्री ने उठाया, अनिल विज ने उठाया कि बहुत बड़ा घोटाला है, लेकिन उनको क्लीन चिट दे दी गई। हाँ, नहीं घोटाला कोई भी हो उससे तो बड़ी प्रमुखता से लेकर के उसके ऊपर पैरवी करनी चाहिए। बाकी इन विषयों में ना मतलब उनके गठबंधन में, उनकी आपसी विचारधारा में, क्योंकि मैं कहीं उन क्षेत्र में तो हूँ नहीं, ठीक है, बाहर से सब लोग मिलते जुलते हैं, इनको मार्गदर्शन करते हैं, हमारा जीवन मार्गदर्शक का है, इनको समझाते हैं, अच्छी राह दिखाते हैं, बताते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अंदर खाते अब इनके क्या हो रहा है, क्या ऐसे कारण बन जाते हैं जिसकी वजह से नज़दीकियां होने के बाद फिर दूरियां हो जाती हैं, वो उनके निजी कारण रहते हैं, उनको वो सुलटेंगे। लेकिन हमारा जो काम है अपना दायित्व का निर्वहन करते रहेंगे। हमारा तो दुष्यंत चौटाला होगा, उसको भी अच्छी बात बताएंगे, और श्री मनोहर लाल जी होंगे, उनको भी अच्छी बात बताएंगे, नायब सिंह सैनी होंगे, कोई भी होगा मेरे देश की लोकतांत्रिक प्रणाली में जो कि प्रजातंत्र में आकर के लोगों का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति आएगा, उसको हमेशा हमने अच्छा राह ही दिखानी है, अच्छी बात ही बतानी है। कांग्रेस की कौन सा राह दिखाएंगे स्वामी? कोई भी हो, कांग्रेस भी हो, उनसे भी हम यही कहेंगे कि भैया अपने अंदर तुम इस भावना को और प्रबल करो कि जब देशभक्ति की बात आती है, तुम क्यों संकोच करते हो भारत माता की जय बोलने में, तुम क्यों संकोच करते हो घर घर तिरंगा लहराने और फहराने में? अरे जो काम मोदी जी कर रहे तुम भी कर लो ना। मतलब ये है कि अगर गाय का सम्मान करते हैं तो वो मेरे भारत की संस्कृति की चीजें हैं, ये कि भारत की संस्कृति की चीजें हैं, देवालय हैं, शिवालय हैं, मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं। अब इसका नाम भारत है, भारत का मतलब ये हिंदी संस्कृति का देश मेरा भारत प्रारंभ से है। पूरी दुनिया में हर एक देश की अपनी अपनी कल्चर है, अपनी अपनी संस्कृति है, तो हमारे देश की संस्कृति है। इस संस्कृति में जो चीजें आती हैं उनके बारे में कांग्रेस वाले खुल करके क्यों नहीं बोलते हैं? वो खुल करके एक बार क्यों नहीं कहते हैं कि भारत में गाय को माता माना जाता है, इसका कत्ल नहीं होना चाहिए? भाई क्यों नहीं कह सकते हो? भारत में ये मंदिरों का देश भारत है, तो मंदिरों का उत्थान होना चाहिए, और ये सनातन का देश है, सनातन धर्म का झंडा लहराना चाहिए। क्यों संकोच करते हैं बोलने में? क्या जातिवाद को बढ़ावा देते हैं कांग्रेस को? जातिवाद देखो, मैं पहले कह चुका हूं, मैं जातिवाद का ज्यादा, ठीक है, जातियों का अपनी जगह सम्मान जरूर है, किसी जाति का मैं विरोध नहीं करता। अगर जातियां बनी गई हैं, जाति का विरोध नहीं है। आज मैं गणेश जी आपके इसके माध्यम से 4 पंक्तियां जरूर मैं पढ़ देना चाहता हूं कि आकाश सितारों से जड़ा होता है, सूर्य तो सोने का घड़ा होता है, कुछ व्यर्थ नहीं जाति धर्म भाषाएं, इन सब से मगर देश बड़ा होता है। मतलब जब देश की बात आए उसमें जाति को, धर्म को, भाषा को ताक पे रख देना चाहिए। देश पहले है, देश के बारे में सोचा जाए, इसमें जातिवाद को ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। जातियों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन जातियों को इसको वाद कहते हैं, संवाद नहीं है, विवाद भी है, वाद है, विवाद है। इन विवादों को बढ़ाना नहीं चाहिए, दूरियों को बढ़ाना नहीं चाहिए, इनको मानवतावादी एक भाव लेकर के सबको करीब लाना चाहिए। सबको कहना चाहिए नहीं तुम सब एक हो, सब भारतवासी हो, मिलजुल करके रहो, ये बात कहनी चाहिए। और जाति 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 जाति, ये जाति वो जाति, साहब ये अछूत है, पिछड़ी है, ऐसा नहीं न, ऐसा हम कह के उनका निरादर न करें, उनको सम्मान दें। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि जो राम की, प्रभु श्री राम की जयंती मनाने वाले हैं, वो लोग रविदास की जयंती भी मनाएं, कबीर की जयंती भी मनाएं। अब स्वामी धर्मदेव बोल रहा है, मतलब हम कहते हैं नहीं, ये दूरियां नहीं होनी चाहिए, हमें एक दूसरे को सबको करीब लाना चाहिए, उनको धुतकारना नहीं चाहिए। तो कई बार ये इनकी जो बातों में आती है चीज, वो ऐसी आती है कि नहीं नहीं नहीं, ये तो अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो साहब मैं इसका प्रबल, मैं इसका पक्षधर नहीं हूं, बल्कि विरोधी हूं। मैं पक्षधर हूं तो सब जातियों के सम्मान का हूं, और सबको मिलजुल करके रहने का हूं, और मानवतावादी दृष्टिकोण का हूं। जो असहाय है, जो जरूरतमंद है, ऐसे व्यक्ति की सबसे प्राथमिकता के आधार पर पहले सेवा, सम्मान, समर्पण और ध्यान, ये सरकारों को रखना चाहिए। इसका प्रबल पक्षधर। स्वामी जी, अगर कांग्रेस का कोई बड़ा नेता रैली करता है और संत के माध्यम से आपको निमंत्रण देता है, क्या उनके मंच पे जाएंगे? जाऊंगा और ठोक के कह दूंगा, अगर मुझे जाना पड़ा तो कहूंगा मैं भारतीयता की बात। उनके अंदर सुनने की क्षमता होनी चाहिए। मैं बिल्कुल भारत की बात करूंगा, भारत की संस्कृति की बात करूंगा, भारत माता जय बोलने की बात करूंगा, गौ गंगा गायत्री गीता की बात करूंगा, और इनके उत्थान की बात करूंगा, इनके सम्मान की बात करूंगा। और यह भी वहां पर कह दूंगा जो इनका निरादर करता है, भारतीय संस्कृति का अपमान करता है, तो उसको तो जमीन में गड़ जाना चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। अगर ये सुनने की क्षमता हो तो कोई भी बुला ले मेरे को। जी जी, हाँ, मेरे को मना नहीं। चुनाव है और आप बीजेपी से जुड़े हुए, क्या हरियाणा में कितनी सीटों पर आप प्रचार करेंगे, और आपको भविष्य क्या लगता है कांग्रेस का और बीजेपी? ऐसे मैं बाबू कोई इन पार्टियों का, इन लोगों का प्रचारक नहीं हूं, पर यह है कि हाँ, आप बीजेपी से जुड़े हुए? हाँ, जुड़ा हुआ हूं, ठीक है, बिल्कुल। तो जितना, क्योंकि जितना मेरे को समय मिल पाएगा
कुछ शारीरिक रूप से भी अभी पीछे थोड़ा सा तकलीफ़ हो गई थी। आज मैं आपके सामने भी इतना शायद कई दिनों के बाद बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं ज़्यादा बोल भी नहीं रहा, कार्यक्रम भी नहीं कर रहा, लोगों से मिलजुल ज़रूर रहा हूँ। अभी राव नरवीर सिंह जी से मैं मिल के आया हूँ, तो ऐसे कल गौतम जी से मैं मिलूँगा, ऐसे लोगों से थोड़ा मिलूँगा, लेकिन बड़ी सभाएं नहीं कर रहा, सम्मेलन नहीं कर रहा। पर यह है कि जहाँ तक हरियाणा की बात है, और इन सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वाले जो नेता हैं, कम से कम मैं इनसे तो कहूँ, इसलिए कहूँ क्योंकि ये सरकार आए और मुझे उम्मीद लग रही है, एक बार मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि चुनाव की घोषणा हुई, एक बार चाहे वो साहब रूमर फैलाया, जोर लगाया, हवा फैला दी और आवाजें लगा दी कि साहब कांग्रेस आ रही, कांग्रेस आ रही, कांग्रेस आ रही। 70 सीट पर 70 मैं सुन रहा था कि 70 पर खड़े हैं, आगे बढ़ने वाले हैं। पर मैं कहना चाहता हूं कि भैया एक हफ्ता बाकी रह गया, आज की डेट में बड़ा भारी परिवर्तन है। उस रूमर को जो उन्होंने फैलाया था, ब्रेक लग चुका है और आज एक हवा बन रही है। फिर लोग समझ रहे हैं कि यार एक हल्ला मचाया गया था और एक लोग हैं गंभीरता से बात कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, तो लोगों को भी अब समझ में आने लगा यार ये तो भारतीय जनता पार्टी जो है एक सही काम करने वाली, जन सेवा करने वाली, लोगों की भावनाओं का सम्मान करने वाली है, तो वो अब इसी की तरफ बढ़ रहे हैं। और मैं निश्चित रूप से आज इस NINN के माध्यम से कह सकता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से, ये न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क प्यारा सा चैनल आपका, इसके माध्यम से कह रहा हूँ कि देखो मेरे प्यारे, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, भगवान ने चाहा तो 52 से लेके 55 सीटें 90 में से भारतीय जनता पार्टी की आ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी नायब सिंह सैनी जी सरकार बना रहे हैं। आपके शिष्य भी चुनाव लड़ रहे हैं जिनको टिकट नहीं मिली, बड़े पुराने जो इन्होंने काम किया है 10 वर्षों से लगातार, नाम भी ले सकता हूं मैं, नवीन गोयल हैं जो आपके शिष्य हैं, उनका क्या भविष्य रहेगा? ऐसे मेरे प्यारे नवीन गोयल बहुत प्यारा नौजवान है। नवीन गोयल मेरे से दीक्षित है, निश्चित रूप से मेरा शिष्य है। मैं वही कह रहा हूं, जिसने मंत्र दीक्षा ली होती है उसको मैं रजिस्टर्ड शिष्य कहता हूँ, तो वो मेरा शिष्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसे बहुत सारे शिष्य लोग हैं मेरे गुरुजनों के भी, मेरे से भी दीक्षित हैं, पूरे भारतवर्ष में हैं। हरियाणा में बात अब चुनाव की और उसमें चुनाव लड़ने वालों की, उसमें नवीन जी मेरे से दीक्षित हैं। और ये ठीक है कि पिछले, अगर मैं 5 साल की बात करूं, पिछले 5 साल में नवीन का मैंने भी मार्गदर्शन किया है, क्योंकि जब शिष्य है और उसने मुझे भी समर्पण किया, अपना जीवन, अपनी भावनाएं समर्पण की हैं और मैंने उसका मार्गदर्शन भी किया। और आज मेरे प्यारे, मैं बेबाक होकर के, निश्चित रूप से निसंकोच होकर के कहना चाहता हूं कि उसने पिछले 5 साल में 2019 से लेकर के 2024 तक जो एक तो वो भावना लेके चला, उसने मुझे पहले बता दिया था कि स्वामी जी मुझे चुनाव तो लड़ना है। ठीक है भाई, चुनाव लोकतंत्र है, इसमें लड़ सकते हो, किसने मना किया? कोई भी लड़ सकता है, तो ठीक है तेरी भावना है तो लड़ना। उसके साथ जो मैंने उसको प्रेरणा दी है, उसके बड़े भाई DP गोयल जी हैं, वो भी बहुत अच्छे इंसान हैं, देवी प्रसन्न गोयल जी, वो भी उसको इसी तरह से प्रेरणा देते हैं। फिर ऐसे संस्कारित परिवार में उसका जन्म हुआ है, उनके माता पिता, उन्होंने वो भी संस्कार दिए कि जन सेवा, यानी पिछले 5 साल में मैंने देखा कि उसने गुरुग्राम में, मेरा ख्याल से शायद कोई चौखट ऐसी होगी जिसको छोड़ा होगा, घर घर पहुंचा है। और फिर जहां तक कामों की बात है, क्योंकि देखो इंसान के काम का सम्मान होता है, चमड़ी का चाम का नहीं होता कि कौन किस जाति का है, कौन किस मजहब का है, कौन कहां का है। मैं, स्वामी धर्मदेव कहता है कि काम का सम्मान है, चाम का नहीं है। तो वो उस व्यक्ति ने काम किया सबसे ज्यादा गुरुग्राम में, मैं कह सकता हूं, तो उस व्यक्ति ने, नवीन ने जन सेवा के कार्य, अब चाहे केनविन नाम का फाउंडेशन बनाया, हॉस्पिटल खोला है, 7 मंजिला हॉस्पिटल जो जनता को समर्पित कर दिया, लोकार्पण हुआ। मैं गणेश जी बताओ, 100 रुपए में OPD, उसके बाद भी इलाज भी सस्ता, गरीब आदमी भी आज बड़े बड़े हॉस्पिटल में जो इलाज नहीं करा सकता वो केनविन में जाके करा सकता है। मतलब ये कि मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा नवीन यार ये सब कैसे कर लगे? स्वामी जी 2 लाख पर मंथ हमें हाथ से देना पड़ रहा है। तो मतलब ये क्योंकि उसका अपना कार्य है, उसका सेटिंग का कार्य पूरे देश में, अगर 4 पैसे कमा रहा है तो, लेकिन वो इस कार्यों में, जन सेवा में वो लगा रहा है वो। और जन सेवा में लगाने वाला व्यक्ति, लोगों के हर एक व्यक्ति के काम आने वाला व्यक्ति, वो अगर चुनाव भी लड़ता है तो उसमें बुराई कौन सी है? उसे हाँ लड़े, और फिर चुनना जनता ने होता है, वो तो जनता ने देखना है। तो भाई ये तो लोकतंत्र में सबको अधिकार है, आशीर्वाद तो आपका भी बनता है और मेरा आशीर्वाद सबके साथ है। तो वो क्योंकि अब आशीर्वाद तो मैंने बताया ना कि सबके साथ होता है, लेकिन इसमें आदमी का काम, एक तो वो बोलता है कि आदमी ने पिछले दिनों में क्या काम किया है, उसके बाद फिर हाँ, जहां तक पार्टी होती है, पार्टी का अपना वोट बैंक होता है। ये मैं आज कह सकता हूं
कि नवीन गोयल को अगर गुरुग्राम विधानसभा में पार्टी टिकट देती तो साहब वो पूरे हरियाणा में कह सकता हूं 1 नंबर पर जीत के आने वाला वो व्यक्ति था। मैं आज ये भी कह सकता हूं, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि मैंने श्री बोधराज सीकरी जी को भी देखा, उस व्यक्ति ने भी 5 साल में उनके कार्यक्रम में भी आता रहा, उन्होंने भी मेहनत बहुत की है, यानी समाज को भी जोड़ा है। और मैंने देखा कई जगह चाहे पौधारोपण का कार्य है, कोई शिविर लगता है और जनसेवा होती है। टिकट में दिक्कत हुई है बीजेपी के साथ, तो ये भी मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं क्योंकि मैं निसंकोच बोलता हूं। बिल्कुल। तो पार्टी में कहीं ना कहीं थोड़ी सी ये भी चूक हुई है कि उनको जो है, केवल मैं अब गुड़गांव से मत जोड़ना, इससे केवल गुरुग्राम की बात नहीं कर रहा, हरियाणा में कुछ जगह ऐसी हैं, शायद हो सकता है वो 10, 12, 15 जगह ऐसी हों जहां शायद गंभीरता से चीज को नहीं लिया गया। कि मेरा ये कहना है कि देखो, एक तो आदमी का ठीक है, इसमें पार्टी का अपना प्रभाव होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो चेहरा होता है, चेहरा का मतलब कि इस व्यक्ति ने कैसे काम किया हुआ है, जो हमारा यहां पर नुमाइंदा बन के आने वाला है, जो प्रत्याशी बन के आने वाला है, उस प्रत्याशी का निजी जीवन कैसा है, उसके निजी विचार, निजी कार्य, वो भी तो बोलते हैं। यानी चेहरे को भी लोग देखते हैं, पार्टी को भी देखते हैं, उसके बाद चेहरे को भी देखते हैं। यहां पार्टी तो अच्छी थी और चेहरे भी और अच्छे मिल जाते जो कि थे, तो मेहनत करने की तो इतनी मेहनत ना करनी पड़ती, घर बैठे लोग जीते, आज पसीना किसी को इतना ना बहाना पड़ता। तो मतलब ये है कि आज जोर लगाना पड़ रहा है कुछ लोगों के लिए, और कुछ जगह तो कुछ हारते जीतते वो भी नजर आ रहे हैं। तो मेरे प्यारे, ये भी कहीं ना कहीं चूक हो जाती है पार्टियों से। ये बीजेपी से भी हुई है, कांग्रेस वालों से भी हुई है, ऐसी बात थोड़ी ना है, उनसे भी हुई है। तो बीजेपी का बहुत पुराना नेता है, पटौदी से टिकट मांग रहा था, सुमेर तंवर, उनका ये आरोप है कि एक आदमी ने, एक व्यक्ति ने, जो केंद्र में मंत्री है, पूरी पार्टी को दक्षिणी हरियाणा में हाईजैक कर लिया। सुमेर तंवर भी देखो, मैं उसको व्यक्तिगत जानता हूं, वो भी 35-40 साल से बंदा एक लगा हुआ है, मेहनती आदमी, वो चेहरा भी अच्छा है। तो अच्छे चेहरों की कमी नहीं थी, कहीं कोई जगह मिलती एडजस्ट कर सकते थे। बाकी ये ठीक है कि जहाँ तक आपने लिया, एक कदावर नेता हमारे दक्षिणी हरियाणा के आज भी हैं कि वो भी पैतृक रूप से प्रारंभ से इसी क्षेत्र में है, राजनीति में चले आ रहे हैं और कार्य भी अपना कर रहे हैं। और हमारी तो यादव बेल्ट है, और आज मैं कहना भी चाहता हूं कि जैसे जाट कौम है, मैं उसको मार्शल कौम कहता हूं, मतलब बहादुर कौम है। और जो यादव बेल्ट है हमारी, जो यादव लोग हैं, ईर लोग हैं, ये मेहनती लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं, मेहनतकश वो भी हैं। तो ये भी मतलब अपनी मस्ती में रहते हैं। आपने देखा पीछे आंदोलन हुए, मान लिया जाट आंदोलन हुआ, अगर रोहतक उस साइड में हुआ तो हमारे इस साइड में उतना नहीं हुआ। हमारे इस क्षेत्र के लोग जो है ना, मुझे गर्व है अपने इस क्षेत्र के ऊपर कि यहाँ पर जाट हों, यादव हों, दूसरी जातियां हों, वो अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं, आंदोलनों में इनमें ज्यादा हिस्सा नहीं लेते हैं। तो हमारी यादव भी बहुत एक सम्मानित कौम है, क्योंकि मैंने बताया ना कि मैं जातिवादी नहीं हूं, पर जो जातियां हैं उनका सम्मान भी करता हूं, और ऐसी जातियां जो बढ़िया काम कर रही हैं, अपना चल रही हैं आगे, उनका सबका मेरा आदर सत्कार उनके प्रति रहता है। तो अब जो आपका भाव था, बस उसको मैं जरूर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि देखो मेरे प्यारे, कि ये जितने लोग हैं उसमें एक यादव बेल्ट में यादवों का प्रतिनिधित्व करने वाले वो कदावर नेता हैं। लेकिन मेरा उनसे भी आग्रह था कि भैया आप भी मतलब बढ़िया बढ़िया चेहरे, क्या नहीं है, यादवों में बढ़िया बढ़िया चेहरे हैं और उनको दी जा सकती थी सीटें, लेकिन उन्होंने भी कुछ कमजोर लोगों को दी। अब मेहनत उनको भी बहुत करनी पड़ रही है, उनको इस बात का एहसास हो आ रहे हैं ना। तो मतलब वो अगर ऐसे चेहरों को, तो केवल ये उनके लिए नहीं है, मैं तो पूरे प्रदेश के लिए कह चुका हूं, पूरे देश के लिए इस बात को कहता हूं कि भैया अच्छे चेहरे, मेहनती चेहरे, जीतने वाले नजर आ रहे हो, मेरा आगे के लिए भी संदेश वो ले लें कि आगे इस बात का ध्यान रखा करें भैया, जब तुम्हें नजर आ रहा हो कि भैया ये व्यक्ति बिल्कुल क्लियर जीतने वाला, तो यार उसको दो ना, किस बात का संकोच है। मैं तो इस बात से भी इनसे खफा हूं, इन लोगों से कई बार कि तुम सर्वे कहते हो, सर्वे हो रहा है, एक सर्वे हो रहा है, दूसरा हो रहा है। अरे सर्वे कहां गए तुम्हारे? मतलब ये है कि तुम ऐसे व्यक्ति को, अब बावल में साहब एक व्यक्ति आया अभी रिटायरमेंट लेकर के, इस्तीफा दे करके, अब मुझे बताओ कि सर्वे में कहां नाम आया है? अगर सर्वे की बात करते हैं, कहां सर्वे भाई 2 महीने 6 महीने से चल रहे होंगे, तो वो तो अभी इस्तीफा देकर के मान लिया आ गए, तो फिर सर्वे कहां गया? तो सर्वे भैया उन लोगों पर होता है जो वहां काम कर रहे होते हैं, उन्हीं पे सर्वे होना चाहिए। और क्या उन सर्वे में चेहरे नहीं थे और ऐसे जो हमें दिख रहे हो कि जीतने वाले हों? तो ये कहीं ना कहीं कर जाते हैं लोग ये अनदेखा। तो इन लोगों को पार्टी में कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है टिकट वितरण में।
पार्टी में हुई, व्यक्तियों में हुई, कहीं प्रेशर में हुई, दबाव में हुई, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आपके आके कहने का मतलब ये सुबेर तंवर जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है। कहीं ना कहीं खामियां तो रही हैं बाबू, इनको सुधारना चाहिए, इसका सुधार करना चाहिए। 5 तारीख को हाँ। मतदान है, हाँ। आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे हरियाणा वासियों को? मैं हरियाणा वासियों को सबसे पहले संदेश देना चाहूँगा, लगभग 2 करोड़ 80 लाख की आबादी मेरे हरियाणा प्रदेश की है, तो इन हरियाणा वासियों से कहना चाहता हूं कि भैया जितने भी वोटर हैं, माई भाई जो भी हैं, मेल फीमेल, सबसे कहना चाहता हूं कि क्योंकि मुझे कहने का हक है, अधिकार है, वो इसलिए है, आज मैं गणेश जी क्लियर कर दूं, मेरे को इसलिए अधिकार है कि जब मैं आज से 42 साल पहले 21 साल का हुआ था, उस समय 21 साल का नियम था वोट डालने वाले का, अब 18 साल का हो गया, मैं तब से मताधिकार का प्रयोग करता आ रहा हूं, इसलिए मुझे हक है। सन्यासी हूं मैं, 47 साल से इस लाइन में हूं, लेकिन कभी भी चूकता नहीं हूं, चाहे मुझे जहाज से आना पड़े, मैं आकर के वोट देता हूं। तो हर व्यक्ति को चाहिए, एक अधिकार है तुम्हारा मताधिकार का। सबसे पहली बात हरियाणा वासियों से यह कहना चाहूंगा, इस समय कोई व्यक्ति इसको केवल छुट्टी का दिन न समझे, चुनाव का दिन, इसे पर्व माने, लोकतंत्र का पर्व है, लोकतंत्र का त्योहार है, इसे जैसे त्योहारों को मनाया जाता है, अरे सवेरे उठो, उठ करके नहाओ धो, नए कपड़े पहनो और जाकर के बटन दबा के आओ। मतलब यह कि तुम्हें सबसे पहले मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए, बाद में चाय नाश्ता लेना चाहिए, और उसके बाद ठीक है लंबी कतार है तो थोड़ा देर में चले जाओ, और देर में चले जाओ, शाम तक का टाइम होता है, जब वक्त मिले, समय मिले, कोई भी व्यक्ति इससे वंचित न रहे। हर एक व्यक्ति को अपना मतदान करना चाहिए, एक बात। और यह भी हर एक व्यक्ति को याद रखना चाहिए, दान का महत्व तो वैसे बहुत ज्यादा है, हमारे यहां तो गोदान है, जलदान है, अन्नदान है, कन्यादान है, सारे दान है, दानों का महत्व है। अरे ये भी मतदान है, तो भैया ये भी अपने आप में दान है, तो दान भी करो यार, इसमें लगता भी कुछ नहीं, बाकी में तो कुछ लगता भी होगा, इसमें लगता कुछ नहीं है। जाओ गौरव से और जाकर के बड़े सम्मान से मतदान का प्रयोग करो। पहली बात तो ये कहना चाहूंगा, और दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि भैया देख लेना आगे जिसका बटन दबा रहे हो, और वो पार्टी कौन सी है, वो चेहरा कौन सा है, वो व्यक्ति कैसा है, उसका आचरण कैसा है, उसका जीवन कैसा है, उसकी विचारधारा क्या है, उसने हमारे को 5 साल हमारे बीच में रहना है विजयी होने के बाद, वो हमारे साथ कैसा सलूक करेगा, क्या व्यवहार रहेगा, क्या हमें कभी मिलेगा। कहीं ऐसे तो नहीं होगा जीतने के बाद उसके दरवाजे बंद हो जाएंगे, साहब वहां कुत्ते खड़े होंगे, हम जा नहीं पाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है। यानी मिलनसार व्यक्ति होना चाहिए, हर समय हमारे सुख दुख का साथी होना चाहिए, हमारे बीच में खड़ा होना चाहिए। हे मेरे हरियाणा वासियों, ये मुझे पता है, मैं जानता हूं कि तुम्हें भी पता है, तुम्हें भी पता है कि कौन व्यक्ति ऐसा है जो हमारे सुख दुख का साथी हो सकता है, हर समय हमारे काम आ सकता है, आधी रात को भी हम आवाज दें तो हमारी आवाज को सुनकर के खड़ा हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को प्राथमिकता देना, उसी का ही बटन दबाना, फिर वो कोई भी। स्वामी जी, आपने अभी अभी ये कह दिया कि जिसके दरवाजे पर कुत्ते हों ऐसे व्यक्ति को मत चुनो, उसकी तरफ मत देखो, तो आपको कहीं ना कहीं जानकारी मिली होगी, एहसास हुआ। अब ऐसे बाबू, अब समाज में रहते हैं, सुनते रहते हैं, देश बहुत बड़ा है बाबू, तो यहाँ देश भर में हम लोग जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ कैसे कैसे लोग रहते हैं, पता लगता रहता है, कहीं हमने देखा होगा, सुना होगा, तभी मेरे मुंह से बात निकली है। अच्छा, दूसरा मेरा अंतिम सवाल ये है कि आपने बड़े मुख्यमंत्री देखे हैं हरियाणा में, सबसे अच्छा, ईमानदार और काम करने वाला कौन सा मुख्यमंत्री आपकी नजर में है? ऐसे मेरे प्यारे, अच्छा, ईमानदार, बढ़िया, अगर कोई ईमानदारी वाली बात करना चाहे, मेरे से पूछना चाहे, जो आपने गणेश जी पूछा है, मैं बड़ा निसंकोच कहना चाहूँगा कि हमारे माननीय, मेरे बहुत ही प्रिय श्रीमान श्री मनोहर लाल खट्टर, बिल्कुल नेक, ईमानदार, एक सुविज्ञ इंसान हमारे हरियाणा को मिले। लेकिन मैं प्रसन्नता और व्यक्त करना चाहता हूँ साथ में कि उन्होंने जो अपना प्रतिनिधि, एक तरह से वो बार बार कहते भी हैं कि मैंने अपना वारिस, जैसे कोई होता है, जैसे पिता एक अपना वारिस दे देता है समाज को, तो जो उन्होंने अपना उत्तराधिकारी, ये श्री मनोहर लाल जी की देन है। आज जो श्री नायब सिंह सैनी हमारे प्रदेश को मिले हैं, ठीक है, मोदी जी की भूमिका और केंद्र की भूमिका तो रहती है, लेकिन वहां भी इन्हीं का प्रस्ताव, इन्हीं का सुझाव मनोहर लाल जी का रखा गया, इनको माना गया। तो मनोहर लाल जी ने जो उत्तराधिकारी हरियाणा को वर्तमान में दिया है, वो भी बहुत अच्छा इंसान दिया है। आज मैं खुल करके तारीफ करना चाहता हूं कि श्री नायब सिंह सैनी एक नेक दिल इंसान है, मिलनसार आदमी है, लोगों को गले लगाने वाला है, उनके दुख दर्द को सुनने वाला है, उनके काम आने वाला है। मैंने तो, हालांकि मैं जानता हूं उनको 10 साल से, जब उन्होंने कभी
पहले विधानसभा का चुनाव लड़ा था, उसके बाद फिर लोकसभा का चुनाव लड़ा, मंत्री रहे तो पटौदी भी आए उस समय। तो मैं उनके जीवन को भी करीब से जानता हूं, उनकी सादगी को, सरलता को, विनम्रता को, उनकी मिलनसारिता को, उनकी उच्च विचारधारा को, उनके आदर्श जीवन पद्धति को, जन सेवा को, लोक सेवा को, जो दूसरों के दर्द को समझने वाला, वो उस पर पीड़ा को जो उनके हृदय में भावना है, उन सब चीजों को मैं समझता हूं। उस जैसा मुझे लगता है कि शायद वर्तमान में हमें कोई और मिल पाए। श्री नायब सिंह सैनी बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं उनके खुल करके पीठ थपथपाता हूं और उनको अपना आशीर्वाद भी देता हूं। भगवान कृपा करें फिर वो आएं और आकर के हरियाणा का प्रतिनिधित्व करें, इस दायित्व को संभालें। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बेबाक सवालों का जवाब दिया, कभी हिचकिचाए नहीं, जो पूछा उसका क्लियर जवाब दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।